संपूर्ण भारतवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हर साल बजट आता है, इस साल भी 2024 का बजट आज के दिन 1 फरवरी को आ गया। लेकिन आज के इस बजट को अंतरिम बजट के रूप में देखा जा सकता है। अब बजट क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है, आज हम इन सब की बातें करेंगे। और बजट को जानने का हमारा अधिकार भी है, क्योंकि हमारे ही पैसों से बजट बनता है, राजस्व प्राप्तियां सरकार करती है, राजकोषीय नीति बनाती है। तो बजट जानने का हमारा संपूर्ण अधिकार है, हर एक भारतवासी बच्चे बच्चे को। क्योंकि बच्चा भी बिस्किट खाता है तो इनडायरेक्ट टैक्स भारत के पास जाता है, उसी इनडायरेक्ट टैक्स के भारत बजट बनाती है। बच्चे बच्चे बूढ़े सयान हर लोगों को बजट जानने का अधिकार है। तो सर्वप्रथम हम पहले बात बजट की करेंगे, फिर बात करेंगे बजट के प्रकार, फिर बजट के खातों की बात करेंगे, किस खाते से कैसे निकाला जाता है, फिर हम बात अंतरिम बजट की करेंगे। और इन सब मुद्दों को लेते हुए, जैसा कि हमारे आरओ का एग्जाम है, यूपी पीसीएस के एग्जाम है मार्च में, यूपीपी के एग्जाम आने वाले हैं इसी फरवरी में, हम कुछ सवालों पर चर्चा भी करेंगे जो इस पेपर के संदर्भ में आ सकते हैं और शायद आपको पता भी ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं बजट से। हमारा टॉपिक है आज का बजट। ये है बजट। बजट अब मैं पहले आपको बता दूं कि पहला ही सवाल आ सकता है कि बजट निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में किस जगह हो सकता है। जैसे संविधान दे सकता है, कानूनी नियम प्रक्रिया वाली दे सकता है, संसदीय नियम दे सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज तक आपने कहीं सुना ही नहीं होगा, बजट शब्द हमारे यहाँ किसी भी संविधान, किसी भी दस्तावेज में एग्जिस्ट नहीं करता। दरअसल बजट शब्द फ्रांस के बुल्गा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। आपने आज देखा भी होगा, या आप जब भी बजट का वीडियो उठा के देखेंगे, जो भी वित्त मंत्री रहा हो वो एक चमड़े का थैला लेता है और उसी मन से अपने डॉक्यूमेंट्स निकालता है और उसी डॉक्यूमेंट से अपने बजट का विवरण देता है। तो बजट शब्द कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। पहला सवाल बन सकता है आपके पेपर में कि आखिर बजट कहाँ एग्जिस्ट करता है। बजट कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट कुछ करता है तो आर्टिकल 112 संविधान, भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में कुछ एग्जिस्ट करता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल, यही हमारे संविधान में एग्जिस्ट करता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता क्या है, मैं आपको एकदम आसान से आसान शब्दों में समझा रहा हूं, आप कभी भूलेंगे ही। दरअसल आप बस इतना जान लीजिए कि एक साल में, एक ईयर में सरकार के आगामी प्राप्तियों यानी एक साल में सरकार के आगामी प्राप्तियों और व्यय यानी प्राप्तियों और खर्चे के विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, इतना बस याद रखिए, सरकार के एक साल के आगामी वार्षिक व्यय और प्राप्तियों के विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ये तो हो गया। अब बजट के घटक क्या है। सामान्यतः बजट के 2 घटक हैं। सामान्यतः बजट के 2 घटक हैं। पहला होता है क्वेरिफिशल यानी अर्धराजकोषीय। हिंदी लिख दूं या इंग्लिश में? चलिए हिंदी में लिख दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं इंग्लिश में। अर्धराजकोषीय, अर्धराजकोषीय। दूसरा होता है राजकोषीय, राजकोषीय यानी क्वेरिफिशल। इसमें सामाजिक लक्ष्यों को रखा जाता है। अर्धराजकोषीय में दरअसल सामाजिक लक्ष्यों, जो भी सामाजिक लक्ष्य रखे जाते हैं, जो भी हमारे यहाँ लक्ष्य रखे जाते हैं जैसे कल्याणकारी योजनाओं के लिए, तो उसमें सामाजिक लक्ष्य रखे जाते हैं। अर्धराजकोषीय में इन्हीं सामाजिक लक्ष्यों से जो प्राप्तियां होती हैं, यानी राजस्व प्राप्तियां होती हैं, उसको रखे जाते हैं। अभी मैं आपको इकोनॉमी के टर्म से नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको पॉलिटी के टर्म से बता रहा हूं। अगर हम इकोनॉमी में जाएंगे तो एक आता है राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। राजस्व बजट, पूंजीगत बजट, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय। उसी राजस्व व्यय में आता है पूंजीगत प्राप्तियां। ये पूरा एक वीडियो बन जाएगा आधे घंटे का, तब समाप्त होगा। अभी मैं इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना था, तो आप इतना जानिए बजट के 2 घटक, अर्धराजकोषीय, राजकोषीय। अब इसमें आता है सामाजिक लक्ष्य, इसमें आता है मतलब सामाजिक लक्ष्य पर खर्च किए गए पैसे। इसमें आता है राजस्व प्राप्तियां, उसी खर्च से जो हमें प्राप्तियां होती हैं। ये हो गया हमारा बजट। अब इस बजट से जो भी बजट यानी जो बजट हमारे यहाँ पारित होता है, मतलब किस जो बजट, भाई आप किसी भी पैसों को रखेंगे तो कोई भी खाते में रखेंगे ना, आपके यहाँ अकाउंट होगा, अधिकतर पैसा उसी में होता होगा। ऐसे भी बजट के 3 अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट जो होता है संचित निधि। आपसे ये सवाल पूछ सकता है, आपके जो भी आगामी परीक्षा है, पूछ सकता है कि आखिर बजट
कौन से खाते से बजट के पैसे को निकाला जाता है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि समस्त सरकारी कर्मचारियों को किस खाते से पैसा दिया जाता है, तो इसी संचित निधि से। और फिर पूछ सकता है कि आर्टिकल भी पूछ सकता है, संचित निधि कौन से आर्टिकल में है, 112 सब क्लॉज 3। यहाँ से पैसे निकाले जाते हैं, और जो पैसे निकाले जाते हैं और सारे सरकारी कर्मचारियों को यहीं से पैसा दिया जाता है। दूसरा होता है लोक खाता, यहाँ से रेमिटेंस आते हैं, मतलब जो भी फॉरेन में लोग हैं या फिर जो भी विदेशों में लोग जो पैसे भेजते हैं, यहाँ से रेमिटेंस लोक खाते में आता है। इसमें संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तीसरा होता है एक और सामान्य निगम, जो राज्यपाल सामान्यतः राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए दिया जाता है, उनको स्पेशल दिया जाता है। जैसे अगली बार था 500 करोड़, अब की बार फिर जब बजट आएगा तो वो तो अभी तो अंतरिम बजट है, जब बजट आएगा सरकार बन के तो राज्यपाल को दिया जाता है और राष्ट्रपति को दिया जाता है कि आप किसी भी अपने पैसों से आप पर्सनल किसी भी तरह की किसी को मदद कर सकते हैं। ये हो गया हमारा संचित निधि, लोक खाता, राज्यपाल राष्ट्रपति को दिए जाने वाला पैसा। ये आपसे ये सवाल पूछ सकता है। अब जो आज बजट आया उस बजट का नाम था अंतरिम बजट। जो आज बजट आया उस नाम का था अंतरिम बजट। अब ये अंतरिम बजट क्या होता है, दरअसल बजट एक वर्ष के लिए आता है, लेकिन जो आज अंतरिम बजट आया, अंतरिम बजट सिर्फ और सिर्फ अधिकतम इसकी अवधि 90 दिन की होती है। ये दरअसल अंतरिम बजट आता इसलिए है जब लोकसभा के चुनाव होने वाले होते हैं, तो बाद में लोकसभा विघटित होती है तो उसमें कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, हस्तक्षेप ना हो, इसीलिए इस बजट को प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो ये बजट महाभारत का अभिमन्यु है। मैं महाभारत के अभिमन्यु को इतिहास के सबसे बड़े गधे के रूप में मानता हूँ। अर्जुन उनके पिता थे, उनके पास समस्त शस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन महाभारत में अभिमन्यु के पास अर्जुन से भी ज्यादा शस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन वो चला गया युद्ध लड़ने के लिए, चक्र में फंस गया। भाई वाई डू यू इंटर्न, डू यू नॉट एग्जिट प्लान। आपको हमेशा युद्ध में सर्वप्रथम रणनीति की प्राथमिकता होनी चाहिए। आप युद्ध गए हैं लड़ने के लिए, और लड़ के मरने के लिए नहीं, लड़ के जीतने के लिए। सामान्यतः युद्ध को जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो इसी अभिमन्यु के तौर पे मैं इस अंतरिम बजट को मानता हूँ, क्योंकि जब सरकारों का चुनाव आने वाला होता है तो लोकसभा में जब इस बजट को प्रस्तुत किया जाता है तो लोक लुभावनी नीति से जनता को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अभी इस अंतरिम बजट में आज के दिन ऊर्जा पे, यानी जो सौर ऊर्जा है उस पे पैसे खर्च किए गए हैं, कल्याणकारी योजनाओं पे पैसे खर्च किए गए हैं, जैसे मनरेगा हो गया, ऐसे पे पैसे खर्च किए गए हैं। नारी सशक्तिकरण में पैसे खर्च किए गए हैं। सामान्यतः 2024 का नारी सशक्तिकरण में पैसे खर्च किए गए हैं। सामान्यतः आज जो राशि थी वो 7200 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दी गई है, यानी 7200 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दी गई है जो सामान्यतः राशि थी। ये हो गया हमारा बजट अर्ध राजकोषीय, उसके भाग, उसके अकाउंट्स, ये हो गया हमारा अंतरिम बजट। अब हम इस पे बात करेंगे कि आखिर बजट प्रस्तुत हो गया, लेकिन अब इसे भाई आप जब खाते से पैसे निकालने जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं ना। ऐसे संसदीय खाते से पैसे निकालते समय हमें कुछ मतलब विधेयक बनाने पड़ते हैं, जिसमें आता है विनियोग विधेयक। आर्टिकल 266 आपसे पूछ सकता है कि वह अंतिम विधेयक जिससे बजट से पैसे निकाले जाते हैं, यानी वह अंतिम विधेयक जिससे संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, आर्टिकल 266। ठीक, और एक विधेयक होता है, ये हो गया हमारा बजट अर्ध राजकोषीय प्राप्ति व्यय कल्याणकारी योजनाओं के लिए अंतरिम बजट लाया जाता है। और भी बजट के प्रकार होते हैं, जैसे लैंगिक बजट, शून्य बजट, लेकिन अभी आप अंतरिम बजट आया है तो आप अंतरिम बजट समझिए। ये हो गया विनियोग विधेयक, ये हो गया एक विधेयक। आपसे हो सकता है इससे सवाल पूछ सकते हैं। अब हमारे कुछ पुराने वीडियो थे तो मैंने ऐसे कुछ धर्म की बात कही थी, तो कुछ लोग मुझे धर्म पे टिप्पणी कर रहे थे। मैं उनको बता दूं कि मेरा मानना धर्म पे नहीं है, मैं मानवता के लिए ही काम करता हूं।
सबसे बड़ी बात, धर्म। मैं दरअसल बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है। अब मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ धर्म पे, थोड़ी बात कर लो। मैं बुद्ध को भगवान नहीं मानता। ऐसे बहुत सारी कल्पनाएं हैं, उसमें से मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं पढ़ते पढ़ते मतलब मैं बुद्ध को भगवान नहीं मानता। दरअसल बात क्या है कि हमारा सबसे जो पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। अब इसमें आप नीचे मैं बात कर रहा हूँ, हमारा जो सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद, 10 मंडल है। हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र हैं। जिसमें से तीसरे में तीसरे में है गायत्री मंत्र, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, चौथे मंडल में कृषि कार्य से संबंधित, 9वें मंडल में सोमरस, जो 10वां मंडल जुड़ा सबसे लास्ट में, उसमें हमने वर्ण व्यवस्था को दी। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। फिर आते आते जब बुद्ध जी का काल आया, यानी जब गौतम बुद्ध का काल आया महाजनपद काल में, अब इनकी जो पिटिकाएं हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, उसमें विनय अधम्म पिटक, उसमें विनय पिटक में फिर से इस वर्ण व्यवस्था को क्रम बदल गया गया। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, यानी क्षत्रिय को ऊपर कर दिया गया। अब क्षत्रियों के प्रभाव में आकर इन्होंने क्षत्रियों को, क्षत्रिय व्यवस्था को ऊपर कर दिया। मैं किसी भी धर्म से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भगवान कैसे हो सकते हैं जब किसी के प्रभाव में आकर अपने बुद्धि या अपने मस्तिष्क की और चेतना को बदल सकते हैं। इसलिए मैं इनको भगवान नहीं मानता। और हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने बुद्ध को अवतार मान लिया, महावीर को भगवान मान लिया, क्रिश्चियन को जीसस को क्रिश्चियन मान लिया, मतलब क्रिश्चियन में ईसाई को जीसस मान लिया। अब इन सबको बांधकर हम अपने आप को कम समझने लगे। दरअसल हम सब में वो शक्तियां हैं। मेरा बस चले तो मैं यहाँ हर लड़के को, हर व्यक्ति को, हर मतलब जितने भी बच्चे, जो आज हमारे बच्चे पैदा होते हैं, उनके सबसे पहले उन्हें क्या पूजा पाठ करना सिखाया जाता है। उनके दिमाग में एक आवरण बैठा दिया जाता है कि ऐसा ऐसा है। लेकिन मेरा बस चले तो मैं सबको जानना सिखाऊं, क्योंकि मैं सीखने और समझने में विश्वास रखता हूँ। इसीलिए धर्म वर्म से आप थोड़ा बच के रहिए, और बस इतना ही कहूँगा। और हाउ टू बी नो, हमेशा ये आप वंस यू आर गो होम रिलीजियस गो बैक, समझिए। वंस यू आर आउट होम रिलीजियस गो बैक, मतलब धर्म को अपने मस्तिष्क से तो बिल्कुल निकाल ही दीजिए। धन्यवाद, मेरा आज का ये वीडियो था। और हाँ, हर व्यक्ति को अपने बच्चों को, जो आज के समय में हर व्यक्ति क्या चाहता है, अपने बच्चों को फर्श कहीं पे उतरने नहीं, कहीं पे चढ़ने नहीं। अरे भाई, हाउ टू बी लर्न मतलब जब आप अपने बच्चों को उस जगह पे भेजेंगे नहीं जहाँ से रोग होगा, अब उन्हें आप लड़ना नहीं सिखाएंगे तो उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता नहीं विकसित होगी। ठीक इसी प्रकार आप अगर उन्हें धर्म के आवरण से बांध देंगे तो आप उनके अंदर सीखने की शक्ति को छीन रहे हैं। बस इतना ही कहना था। ये था हमारा बजट आज के लिए, इतना ही। आगे आप सभी को मेरा नमस्कार।